गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन के जो हमने कल पढ़ा था इससे आगे का कंसेप्ट पेज 108 पर। कल हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का कंसेप्ट पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे जीन का कंसेप्ट। तो ओपन पेज 108। देखो, जीन को अक्सर हम ये कहते हैं कि ये फंक्शनल यूनिट होती है डीएनए की, लेकिन जीन का इसके अलावा और डेफिनेशंस भी दी जा सकती है। जैसे अगर हम कहें कि जीन वो यूनिट है जो कि एक बार में एक्सप्रेस या कोड होती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जीन को हम क्या कहेंगे? सिस्ट्रॉन। अगर हम ये कहें कि ये वो यूनिट होती है डीएनए की जो एक बार में म्यूटेट होती है, तो उसको हम कहेंगे म्यूटॉन। ठीक है। तो जीन की ये वाली डेफिनेशन की डीएनए की वो सीक्वेंस है जो एक बार में कोड होती है, उसको पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कहते हैं सिस्ट्रॉन, CISTRO। और अगर हम ये कहें कि डीएनए का ये वो फ्रेगमेंट है जो एक बार में म्यूटेट होता है, तो ये क्या है? म्यूटॉन। अगर हम कहें कि डीएनए का ये वो स्ट्रैंड है जो कि एक बार में रिकम्बाइन करता है, तो ये डेफिनेशन क्या कहलाएगी? रिकॉन। तो ये अलग अलग फंक्शंस के हिसाब से है ना, जैसे सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन, रिकॉन, ये जीन्स के अलग अलग तरह से रेफर करने के तरीके हैं, है ना। काम वो सब करती है, लेकिन है वो एक मॉलिक्यूल ही। अब देखो आगे इन्होंने क्या दिया है। जीन इज डिफाइंड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस दो देयर इज नो एम्बिग्विटी दैट द जीन्स आर लोकेटेड ऑन डीएनए। इट इज डिफिकल्ट टू लिटरली डिफाइन अ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि ये सिस्ट्रॉन है, क्योंकि वो एक जीन बनाती क्या है? पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस बनाती है। अब देखो, स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी सेड एज मोनोसिस्ट्रॉनिक इन यूकैरियोट्स। इस मोनोसिस्ट्रॉनिक का क्या मतलब होता है? यूकैरियोट्स के केस में, यूकैरियोट्स के केस में जो mRNA होता है, वो mRNA एक प्रोटीन बनाता है। इस वजह से यूकैरियोट्स का जो mRNA होता है या यूकैरियोट्स का जो जीन्स होते हैं उनको कहते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। जबकि प्रोकैरियोट्स के केस में क्या होता है? जो mRNA होता है ये एक से ज्यादा प्रोटीन्स बनाने की एबिलिटी रखता है, मोर देन वन प्रोटीन, है ना। और इसको कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ठीक है। अब ये तो अंतर हुआ पॉलीसिस्ट्रॉनिक और मोनोसिस्ट्रॉनिक का। अब बात आती है स्प्लिट जीन्स की कि स्प्लिट जीन्स क्या होते हैं। स्प्लिट जीन्स वाला कंसेप्ट ये है कि प्रोकैरियोट्स के केस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो सारा का सारा ही कोड करता है, यानी कि सारा का सारा प्रोटीन बनाने की एबिलिटी रखता है। पूरे का ट्रांसक्रिप्शन और पूरे का ट्रांसलेशन हो सकता है, लेकिन यूकैरियोट्स के केस में होती है स्प्लिट जीन्स। स्प्लिट जीन्स एग्जिस्ट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, नॉट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है। प्रोकैरियोट्स के केस में स्प्लिट जीन्स नहीं होती, यूकैरियोट्स के केस में होती है। क्या होता है स्प्लिट जीन्स का मतलब? कि यूकैरियोट्स के केस में कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होती है। ठीक है। सारी की सारी कोडिंग नहीं होती। प्रोकैरियोट्स के केस में तो सारी कोडिंग है, इनके केस में बीच बीच में नॉन कोडिंग भी आ जाती है, यानी कि ऐसी सीक्वेंस डीएनए की जो ना तो ट्रांसक्राइब होती और ना ट्रांसलेट होती, उनका फंक्शंस अननोन है ना। ऐसी फंक्शंस को हम नाम, ऐसी सीक्वेंस को नाम देते हैं इंट्रॉन्स, और जो कोडिंग होती है उनको कहते हैं एक्सॉन्स। तो यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है कि एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं। इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं स्प्लिट जीन्स अरेंजमेंट, जबकि प्रोकैरियोट्स के केस में ऐसा नहीं होता। तो आज मैंने जो कंसेप्ट बताया वो क्या है? इंट्रॉन्स एक्सॉन्स कंसेप्ट, स्प्लिट जीन्स कंसेप्ट। इसके अलावा आज मैंने क्या बताया? ये जीन के अलग अलग फंक्शंस क्या होते हैं, नेम्स क्या होते हैं,
और मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक का, कि एक तो mRNA से अलग अलग तरह के एमिनो एसिड सीक्वेंस यानी पॉलीपेप्टाइड अगर बन सकते हैं तो उसे पॉलीसिस्टोनिक कहते हैं, जो कि प्रोकैरियोट्स के केस में होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। एक्सॉन्स के बारे में देखो क्या लिखा है। द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस सीक्वेंस आर डिफाइंड एज एक्सॉन्स। एक्सॉन्स आर सेड टू बी दो सीक्वेंस दैट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए, क्योंकि वो एक फंक्शंस कैरी आउट कर रहे हैं इसलिए वो मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए में मिलेंगे। एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स, वो मैंने बता ही दिया। इंट्रॉन्स आर इंटरवीनिंग सीक्वेंस दैट डू नॉट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए, क्योंकि उनका कोई फंक्शन नहीं है। अब देखो, डीएनए से एमआरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन में, लेकिन ये जो इंट्रॉन्स वाली सीक्वेंस होती है ये कुछ नहीं बनाती, क्योंकि इनका फंक्शन ही अननोन है। कोडिंग सीक्वेंस तो खाली एक्सॉन्स हैं, तो इसीलिए एमआरएनए जो बनेगा वो खाली यहाँ बनेगा। ठीक है, और बाद में क्या होगा कि ये जो फ्रेगमेंट बने, इस कोडिंग सीक्वेंस का एमआरएनए ये, इस कोडिंग सीक्वेंस का एमआरएनए ये, सारे आपस में ज्वाइन हो जाएंगे और एक फंक्शनल एमआरएनए बन जाएगा। जबकि प्रोकैरियोट्स के केस में क्या होता है कि सपोज करो ये डीएनए है, तो इसमें तो सारी ही कोडिंग सीक्वेंस है, तो सबके कॉम्प्लीमेंट्री एक ही एमआरएनए बनता है। ये इनमें एक डिफरेंस है। ये डिफरेंस अभी हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। इंट्रॉन्स और इंटरवीनिंग सीक्वेंस डू नॉट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। स्प्लिट जीन्स अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द डेफिनेशन ऑफ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सेगमेंट। इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर इज अफेक्टेड बाय प्रमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन। ये प्रमोटर और रेगुलेटरी सीक्वेंस क्या होती है, इनको हम आगे पढ़ेंगे लैक ऑपेरॉन नाम के टॉपिक में। ये वो सीक्वेंस होती हैं जो कि किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है, प्रमोटर भी और रेगुलेटरी सीक्वेंस भी। Hence sometimes the regulatory sequences are loosely defined as regulatory genes, क्योंकि उनका फंक्शन क्या है, वो है तो जीन्स यानी कि डीएनए, लेकिन वो फंक्शनल नहीं है, उनका काम खाली रेगुलेट करना है। तो ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि ये जो नॉन कोडिंग वाली हैं, हो सकता है इनका फंक्शन रेगुलेट करना हो, यानी कि जीन्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना हो। अब बात आती है टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। Types of RNA and transcription. देखो, ट्रांसक्रिप्शन को कैरी आउट करने वाला जो एंजाइम है उसका नाम आरएनए पॉलीमरेज है, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप का होता है यूकैरियोट्स के केस में, जबकि प्रोकैरियोट्स के केस में वो सिर्फ 1 टाइप का होता है। देखो, बैक्टीरिया में क्या लिखा है, आरएनए इसके टाइप क्या लिखे हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। 3 तरह के आरएनए ज़्यादा अमाउंट में किसी सेल के अंदर पाए जाते हैं। और भी तरह के आरएनए होते हैं, लेकिन ये 3 मेन होते हैं, अमाउंट में ज़्यादा होते हैं या इनका फंक्शन ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। अब 3 तरह के आरएनए, ये तुम जानते हो कि आरएनए जो होते हैं इनका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सेल में बनते कैसे हैं, इनके बनने का तरीका देखो क्या है। और 3 RNAs आर नीडेड टू सिंथेसाइज प्रोटीन इन अ सेल। इन तीनों की फंक्शंस एक बार मैंने पहले बताई थी और अब फिर से बता देता हूँ कि mRNA तो कोड की तरह काम करता है कि आगे डिकोड होगा तो प्रोटीन्स बनेंगे। राइबोसोमल RNA राइबोसोम को बनाता है, यानी कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। और tRNA का फंक्शन ये होता है कि जहाँ पर ये ट्रांसलेशन हो रहा होता है वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एमिनो एसिड्स को, जो उस कोडोन के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, उनको ला कर वहाँ पर रखता है, यानी कि हेल्प करता है पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस में। The 3 RNAs are needed to synthesize a protein in a cell. mRNA provides the template. ये मैंने अभी भी बताया कि mRNA टेम्पलेट की तरह काम करता है, यानी कि इसको देखकर प्रोटीन्स बनते हैं। tRNA brings amino acid, अभी बताया, reads the genetic code, and ribosomal RNA plays structural and catalytic role during
ट्रांसलेशन, यानी कि वो उस प्रोसेस को कैटेलाइज भी करते हैं। देयर इज सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दैट कैटेलाइजेस ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक ही एंजाइम पाया जाएगा जिसे कहेंगे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, है ना। सिर्फ एक ऐसा एंजाइम पाया जाएगा जिसका नाम है ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो ये क्या करता है, हर तरह के आरएनए को बनाने में हेल्प करेगा। लेकिन अब तुम आगे चल के जब देखोगे, या शॉर्ट में इसे खाली आरएनए पॉलीमरेज भी कह सकते हैं। आगे चल के जब तुम यूकैरियोट्स का पढ़ोगे तो तुम वहाँ देखोगे वहाँ पर 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं, यहाँ पर तो खाली एक ही तरह का है। अब आरएनए पॉलीमरेज करता क्या है, देखो फिगर 6.10 में। 6.10 फिगर में हमें क्या दिखा है कि यहाँ पर एक डबल हेलिक्स बनाया गया है। ये डबल हेलिक्स है डीएनए का, और इसमें क्या है कि एक साइड 3 है, एक साइड 5 है, ठीक है। ये इसका 3, ये इसका 5। इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर एक सीक्वेंस है जिसका नाम है प्रोमोटर। प्रोमोटर एक ऐसी डीएनए सीक्वेंस होती है जो कि स्ट्रक्चरल जीन के लेफ्ट साइड में यानी कि 5 प्राइम रीजन में मौजूद होती है। ये हमने कल भी पढ़ा था। तो प्रोमोटर पे आकर बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज, और इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस इनिशिएट होता है। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज जो होता है फंक्शनल कब बनता है, जबकि इसमें एक दूसरा फैक्टर प्रोटीन नेचर का होता है जिसे सिग्मा फैक्टर कहते हैं, ये आकर जुड़ता है। जैसे सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ता है ये फंक्शनल हो जाता है और प्रमोटर वाली सीक्वेंस पे आकर बाइंड हो जाता है। इसके बाद देखो ये आगे बढ़ता है सेकंड स्टेप जिसको इलॉन्गेशन कहते हैं। उसमें ये सिग्मा फैक्टर लगा हुआ जो आरएनए पॉलीमरेज है ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और यहाँ से एक येलो कलर का, इन्होंने येलो कलर से इंडिकेट किया, उसका कलर येलो नहीं, ठीक है। एक येलो कलर का इन्होंने एमआरएनए बनता हुआ इंडिकेट किया है। ये जो आरएनए होता है ये मैसेंजर आरएनए है, ठीक है। लास्ट में जैसे ही टर्मिनेशन साइट पर ये आरएनए पॉलीमरेज पहुंचता है तब आरएनए पॉलीमरेज से ये जो सिग्मा फैक्टर है ये अलग हो जाता है, और इसके अलग होने का कारण होता है एक दूसरा फैक्टर जिसका नाम है रो फैक्टर। यानी कि टर्मिनेशन साइट पर जाकर जो आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम है इस पर ये सिग्मा फैक्टर जुड़ जाता है, और इस सिग्मा फैक्टर के जुड़ने की वजह से क्या होगा कि इस रो फैक्टर के जुड़ने की वजह से जो सिग्मा फैक्टर है वो टूट के अलग हो जाएगा, और आरएनए पॉलीमरेज भी वहाँ उस साइड से टूट के अलग हो जाएगा। यानी कि ये प्रोसेस अब क्या हो गया, ये हो गया टर्मिनेट। तो ये थे 3 स्टेप इसके, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। यानी इनिशिएशन यानी आरएनए पॉलीमरेज का जुड़ना, इलॉन्गेशन यानी उसका आगे बढ़ना जिससे कि आरएनए बनता रहे, और टर्मिनेशन यानी कि टर्मिनेशन साइट पर आरएनए पॉलीमरेज का टूटकर अलग हो जाना। ये 3 स्टेप हैं। देखो फिर आगे क्या लिखा है, इट यूजेज न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स एज सबस्ट्रेट। न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो टेम्पलेट डीएनए है, सपोज टेम्पलेट डीएनए की सीक्वेंस ATCG है, ठीक है। और ATCG के सामने जो mRNA बनेगा वो कैसा बनेगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। A के सामने आएगा U, E के सामने आएगा A, C के सामने आएगा G और G के सामने आएगा C, ठीक है। क्योंकि आरएनए में T नहीं होता तो A के सामने U आएगा। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स मैंने यहाँ लिखे हैं ये असल में ट्राइफॉस्फेट्स होते हैं, जैसे यूरासिल ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट और साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी यूटीपी, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी ट्राइफॉस्फेट्स हैं। यानी कि ये क्या है, एनर्जी करेंसी की तरह भी काम करते हैं। इस प्रोसेस में जितनी एनर्जी खर्च हो रही है उसको ये मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करते हैं। ये मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स, जो कि मैंने यहाँ लिखकर बताएं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। देखो सेकेंड लाइन में लिखा है, इट समहाउ आल्सो फैसिलिटेट्स द ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स एंड कंटिन्यूज इलॉन्गेशन। ओनली a short stretch of RNA remains bound to the enzyme. Once the polymerase chain reaches the terminator region, the nascent RNA falls off. Nascent RNA का मतलब होता है जो अभी अभी बना है, उसे nascent कहते हैं।
सो ऑल्सो RNA पॉलीमरेज दिस रिजल्ट्स इन टर्मिनेशन। ये तो था प्रोकैरियोट्स में किस तरह से होता है। अब बात आती है कि यूकैरियोट्स में कैसे होगा। यूकैरियोट्स में चूंकि स्प्लिट जीन्स होती हैं, यानी कि कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों तरह की सीक्वेंस होती हैं डीएनए में, तो वहाँ थोड़ा फर्क है। An intriguing question is that how is RNA polymerase able to catalyze all the three steps which are the initiation, elongation and termination. RNA polymerase is capable of catalyzing the process of elongation. तो सबसे पहले तो वो इनिशिएशन फैक्टर यानी सिग्मा फैक्टर से जुड़ेगा, तब जाकर प्रोसेस कैसा हो जाएगा, इनिशिएट, और उसके बाद रो फैक्टर से जुड़ेगा तो प्रोसेस हो जाएगा टर्मिनेट, यानी कि इन फैक्टर्स के जुड़ने से ही उसकी फंक्शनैलिटी डिसाइड होती है। इन बैक्टीरिया सिंस द mRNA डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव एंड सिंस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन सेम कंपार्टमेंट। तो ये वाला क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, इसलिए मैं इसको समझा देता हूँ। सपोज करो कि ये एक सेल है और ये है एक न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद है और इस डीएनए का बन रहा है एमआरएनए। अब इस एमआरएनए का किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन होने की जरूरत नहीं है प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया। तो कई बार ऐसा होता है कि ये एमआरएनए यहाँ से सिंथेसाइज हो रहा है और इस पोर से बाहर निकल के इसका ये वाला एंड जो है वो किसी राइबोसोम के पास पहुंच गया और उसका ट्रांसलेशन भी शुरू हो गया। ठीक है। अब क्योंकि बैक्टीरिया में कंपार्टमेंटलाइजेशन तो होता है तो वहाँ न्यूक्लियस भी नहीं होता, इसका मतलब ये वाली जो चीज़ है वो वहाँ पर नहीं होगी। ठीक है। तो बैक्टीरिया के केस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, तो डीएनए से जो एमआरएनए बन रहा है वो अगर राइबोसोम के कांटेक्ट में आ गया तो उसका ट्रांसलेशन भी साथ साथ ही शुरू हो जाएगा, यानी कि दोनों प्रोसेस जो है वो कपल हो सकते हैं। कपल यानी कि एक साथ हो सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन भी साथ साथ और ट्रांसलेशन भी साथ साथ। ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि बैक्टीरिया के केस में दोनों प्रोसेस कपल क्यों हो सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि उनके केस में जो न्यूक्लियस है उसमें मेम्ब्रेन तो होता नहीं, तो जो एमआरएनए बना वो राइबोसोम्स के कांटेक्ट में आकर उसका ट्रांसलेशन शुरू हो सकता है। जबकि और दूसरी बात ये कि ये जो एमआरएनए है इसमें किसी भी किस्म का मॉडिफिकेशन नहीं होता क्योंकि स्प्लिट जीन्स है ही नहीं। ठीक है, स्प्लिट जीन्स नहीं होते प्रोकैरियोट्स में, तो इसलिए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं होता। लेकिन अब यूकैरियोट्स का अगर हम एग्जांपल देखें तो यूकैरियोट्स में अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। सबसे पहली कॉम्प्लेक्सिटी क्या बताइए, यूकैरियोट्स में 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। यूकैरियोट्स में पाई जाने वाली कॉम्प्लेक्सिटीज देखो क्या है। यूकैरियोट्स में 3 आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। सबसे पहला है आरएनए पॉलीमरेज 1, दूसरा है आरएनए पॉलीमरेज 2 और तीसरा है आरएनए पॉलीमरेज 3। अब देखो 1, 2 और 3 करते क्या है। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है इसका फंक्शन क्या है, ये राइबोसोमल आरएनए बनाता है। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब्स द आरएनए पॉलीमरेज राइबोसोमल आरएनए पॉलीमरेज 1 ये क्या बनाता है, राइबोसोमल आरएनए बनाता है। राइबोसोमल आरएनए बनाता है। इसके ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, 28S, 18S, 5.8S, 28S, 18S और 5.8S। ये S क्या होता है, S का मतलब ये होता है कि ये कितनी ज़्यादा स्पीड पर सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान सेटल होते हैं। ये नंबर जितना छोटा होता है उसका मतलब वो पार्टिकल उतना ही छोटा है ना। 5.8S वाला जो राइबोसोमल आरएनए होगा इसका साइज सबसे छोटा होगा। अब बात आती है आरएनए पॉलीमरेज 2 की। आरएनए पॉलीमरेज 2 बनाता है एचएनआरएनए, जिसको हेटेरोजीनस आरएनए कहते हैं। हेटेरोजीनस आरएनए बाद में मैच्योर होकर बनता है मैसेंजर आरएनए, यानी मैसेंजर आरएनए जो है वो फंक्शनल आरएनए होता है। इस शुरुआत में यूकैरियोट्स के अंदर जो आरएनए बनता है उसे हेटेरोजीनस कहते हैं
क्योंकि उसके अंदर क्या है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस यानी इंट्रॉन्स भी होते हैं। तो पहले जब उनको रिमूव कर देते हैं तब जाकर मैसेंजर आरएनए बनता है। इसके बाद तीसरे नंबर का जो है उसका नाम आरएनए पॉलीमरेज 3। ये सिंथेसाइज करता है ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए, 5S आरएनए, SN आरएनए, 5S आरएनए, SN आरएनए। तो ये अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं जो थर्ड वाला सिंथेसाइज करता है। इसके बाद सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी आती है। सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी में इन्होंने ये कहा है कि आरएनए जो अभी अभी बनता है डीएनए से, उसमें क्या है, कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस दोनों होती है। सपोज करो ये डीएनए, इस डीएनए में एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स अल्टरनेटिवली प्रेजेंट हैं। एक्सॉन्स कोड करते हैं, इंट्रॉन्स कोड नहीं करते। इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पर एमआरएनए बनेगा तो इस एमआरएनए में ई के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बन जाएगा, लेकिन आई के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनेगा क्योंकि आई नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। तो यहाँ आ गया आई, इसके बाद ई का कॉम्प्लीमेंट्री फिर से आ गया, फिर आ गया आई, ठीक है, एंड सो। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे सामने पहले स्ट्रक्चर बना, इसको HNRNA कहते हैं। सबसे पहले HNRNA बनता है, हेटेरोजीनस आरएनए। हेटेरोजीनस है क्योंकि इसमें आरएनए भी है और ये डीएनए भी है नॉन कोडिंग वाला। तो पहला काम क्या है कि इसको काट के अलग करना, यहाँ से काट के इंट्रॉन्स की सीक्वेंस को अलग कर लो और जितने भी एमआरएनए हैं इनको आपस में जोड़ दो, है ना। जोड़ने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, लाइगेशन, क्योंकि लाइगेज एंजाइम इसको करता है। इस आरएनए को हम कहते हैं फंक्शनल आरएनए। अब इसका जो 5 प्राइम एंड होता है यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट G3P, है ना, नाम तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट के इस एंड पर ऐड होने को कहते हैं कैपिंग। अब 5 वाला जो एंड है वो अपस्ट्रीम यानी कि ऊपर वाला एंड है किसी भी मॉलिक्यूल का। तो ऊपर वाले एंड पर यानी कि हम लोग अपने सिर पर क्या पहनते हैं, कैप पहनते हैं। यहाँ जो मॉलिक्यूल ऐड हुआ है इसके ऐड होने को कैपिंग कहते हैं। पीछे की साइड जो मॉलिक्यूल ऐड होता है जिसको हम कहते हैं पॉली ए यानी कि बहुत सारे एडेनोसिन पीछे की साइड ऐड हो जाते हैं, उसको कहते हैं टेलिंग। 3 प्राइम एंड पर क्या हो जाती है, टेलिंग, बहुत सारे ए जुड़ जाते हैं। और 5 प्राइम पे क्या जुड़ जाता है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, यही इन्होंने यहाँ पर बताया है। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें कि इंट्रॉन्स को यहाँ से कट करके रिमूव करते हैं उसको कहते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग वाला प्रोसेस कुछ ऐसे एंजाइम्स के द्वारा होता है जो कि असल में आरएनए है, यानी कि कुछ ऐसे आरएनए होते हैं जो कैटेलिसिस भी करते हैं, जिनको राइबोजाइम्स कहते हैं। एक बार मैंने बताया था कि आरएनए के मल्टीपल रोल्स होते हैं, तो ऐसे एंजाइम्स का एग्जांपल है स्प्लाइसिंग वाला प्रोसेस। इसको कैटेलाइज वो एंजाइम करते हैं जो कि असल में आरएनए होते हैं, जबकि हम क्या पढ़ते हैं कि एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन्स। देखो इस प्रोसेस में और क्या क्या लिखा है, स्प्लाइसिंग बता दिया, कैपिंग बता दिया, टेलिंग बता दिया। अब जब ये एमआरएनए बन जाता है उसके बाद क्या होता है कि यूकेरियोट्स की हम बात कर रहे हैं, ये सारे प्रोसेस कहाँ हो रहे थे, जैसे ही ये HNRNA बना उसकी ये हो गई पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में टेलिंग, कैपिंग और स्प्लाइसिंग यानी रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, ये 3 चीज़ें होती हैं। और जब ये 3 चीज़ें होती हैं उसके बाद ये न्यूक्लियर कोर को पार करके बाहर आ जाता है और फिर किसके पास आएगा, फिर आएगा ये राइबोसोम के पास कि अब मेरा ट्रांसलेशन कर दो, अब प्रोटीन सिंथेसिस कर दो। The significance of such complexities is now beginning to be understood. Split gene arrangement is represent of probably an ancient feature of genome. Presence of introns is reminiscent of antiquity. Reminiscent of antiquity का मतलब होता है, reminiscent का मतलब होता है यादगार, और antiquity का मतलब होता है पुरातनता यानी प्राचीनता। तो ये जो इस समय इंट्रॉन सीक्वेंसेस है अब तो नॉन फंक्शनल है,
लेकिन पुराने समय में कभी फंक्शनल रही होंगी। तो ये रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी हैं, यानी पुराने समय के यादगार मॉलिक्यूल्स हैं। समय समय के साथ डीएनए के जो सीक्वेंसेस हैं वो पहले कभी फंक्शनल रहे होंगे, अब वो नॉन फंक्शनल रहे हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ एंजाइम का काम भी आरएनए कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा आरएनए ही ज़्यादातर फंक्शंस कैरी आउट कर रहे हैं। In recent times, understanding of RNA and DNA dependent process in the living system has assumed more importance. तो समय के साथ क्या हो रही है, आरएनए और आरएनए के प्रोसेसेस की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है। कल हम डिटेल में पढ़ेंगे जेनेटिक कोड के बारे में। जेनेटिक कोड और म्यूटेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे कल।